Hi guys, welcome back once again to your channel and children, in today's section of video we are going to discuss our NCERT solutions for chapter 4 and chapter 4 is reproductive health, right? So basically अभी हम लोग पेज नंबर 66 पर जो NCERT एक्सरसाइज दी हुई है हम इसे डिस्कस करेंगे and then we will go to next page. तो फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया है वो दिया है व्हाट डू यू थिंक इज सिग्निफिकेंस ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ इन अ सोसाइटी. मतलब आपको यहाँ पर बताना है कि आपको क्या लगता है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि जो सोसाइटी है उसमें एक मेंटेन रिप्रोडक्टिव हेल्थ होनी चाहिए. तो इसमें आपको लिखना है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ होती है एक टोटल वेलबींग की कंडीशन in which we include the factors regarding physical, emotional, behavioral and social well-being. फिर एक हेल्दी सोसाइटी में सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस नहीं होती हैं, अनवांटेड प्रेगनेंसी को कंट्रोल करना होता है, तो इसलिए नेसेसरी लोगों में बहुत ज़रूरी है इसके रिगार्डिंग. साथ ही आपको ये भी यहाँ पर आप बता सकते हो कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है. तो आप बता सकते हो कि डिजीज़ेस के परसेंटेज कम हो जाएंगे. ठीक है, डिजीज़ेस परसेंटेज जब लो होगा तो वहाँ पर लोगों की लाइफ स्पैन यानी लाइफ इंक्रीज होगी. तो इस तरीके से ये पॉजिटिव रिजल्ट दिखाता है. क्लियर? So on the same page we have another question, that is question number 2 of yours. Question number 2 कह रहा है suggests the aspects of reproductive health which needs to be given special attention in a present scenario. ठीक है. सो बेसिकली यहाँ पर क्या है कि आपको ऐसे दो स्पेशल सिनेरियोज़ यहाँ पर मेंशन करने हैं, ऐसे दो स्पेशल एस्पेक्ट्स मेंशन करने हैं जहाँ पर आपको लगता है कि वो सिनेरियो आज के प्रेजेंट टाइम में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है. तो क्या है कि काउंसलिंग एंड क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग पीपल, किस चीज़ में प्रेगनेंसी के केसेस में, मदर एंड चाइल्ड केयर केसेस में, अवेलेबिलिटी एंड नीड ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़. ऑन माय पर्सनल चॉइस अगर कोई मुझसे पूछे कि आप इसमें क्या एस्पेक्ट्स दोगे तो मेरा सबसे पहला एस्पेक्ट होगा STD एंड सेकेंड होगा अवेयरनेस. ठीक है, मैं अपने पर्सपेक्टिव ऑफ व्यू से बता रही हूँ कि ये दोनों मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है. STD इज अबाउट अभी हमारी कंट्री की 40% ऐसी पॉपुलेशन है जो STDs के बारे में जानती तक नहीं है. ठीक है, और जहाँ जहाँ मुझे लगता है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात कर रहे हैं हम तो अवेयरनेस काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि लोग जितना ज़्यादा अवेयर होंगे उतना ज़्यादा वो रिप्रोडक्टिव हेल्थ यानी आप हेल्थी अगर नॉर्मली बोलो तो वो हेल्थ के रिस्पेक्ट में अपनी अवेयरनेस को या अपनी नीड को देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे. तो मैंने यहाँ पर वो दोनों पॉइंट्स इंक्लूड किए, एक काउंसलिंग एंड क्रिएटिंग अवेयरनेस इंक्लूड किया है और प्रोवाइडिंग सपोर्ट एंड फैसिलिटी सच एज मेडिकल असिस्टेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, STD अबॉर्शंस, कॉन्ट्रासेप्टिव, इनफर्टिलिटी एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो यहाँ पर क्या है कि अवेयरनेस है. साथ ही साथ आपका एक पॉइंट आप यहाँ पर और लिख सकते हो जो मैंने आप इंक्लूड कर सकते हो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है कि आपको सपोर्ट देना आपकी सोसाइटी, आपके आसपास जो भी पर्सन है उसे. तो इफ़ वी टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 3, सो योर क्वेश्चन नंबर 3 इज सेक्स एजुकेशन नेसेसरी इन स्कूल्स, राइट, एंड व्हाई. सो बेसिकली आपको ये बताना है कि सेक्स एजुकेशन स्कूल्स में नेसेसरी है कि नहीं. सो एज ऑफ माई पॉइंट ऑफ व्यू ये पॉजिटिव सेंस में आपको लिखना चाहिए कि ये नेसेसरी है, क्योंकि जब तक हमें किसी चीज़ के बारे में अवेयर नहीं किया जाता है, बताया नहीं जाता है, तब तक हम उसके पॉजिटिव और नेगेटिव सेंस को नहीं समझ में पाते हैं. तो इस बेसिस पर आपका सेक्स एजुकेशन स्कूल्स एंड कॉलेजेस में नेसेसरी है. ठीक है, तो इसको आपको मेरे हिसाब से आप पॉजिटिव सेंस में लिखना चाहिए, अदरवाइज इट इज़ पॉइंट ऑफ व्यू बेस्ड क्वेश्चन. तो आप अपने हिसाब से इसका आंसर लिख सकते हैं. अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं. डू यू थिंक दैट रिप्रोडक्टिव हेल्थ इन आवर सोसाइटी एंड कंट्री हैज़ इम्प्रूव्ड इन लास्ट 50 years? मेंशन सम एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट. तो आपको ये बताना है कि 50 years के पास्ट टाइम पीरियड में हमारी कंट्री में रिप्रोडक्टिव हेल्थ में कोई सुधार हुआ है या नहीं. आपको साथ में कुछ एरियाज बताने हैं जिनमें इम्प्रूवमेंट देखा गया है. तो आप इसमें कुछ एरियाज लिख सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पर दिया हुआ मैंने मैसिव चाइल्ड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स. ठीक है, फैमिली प्लानिंग एंड मोटिवेटेड पीपल टू हैव ए स्मॉलर फैमिली, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के बताना, कॉन्ट्रासेप्टिव यूजेज बताना. तो ये सारी चीज़ें एरियाज है जहाँ पर इम्प्रूवमेंट हुआ है.
On same page you are getting your question number 5. What are the reasons for population explosion? तो आपको population explosion के बारे में बताना है. इसमें रीज़न population explosion के बारे में मैंने बताया था कि एक पर्टिकुलर एरिया में जब किसी पर्टिकुलर स्पीशीज़ का, ठीक है, किसी पर्टिकुलर स्पीशीज़ की पॉपुलेशन ओवर इंक्रीज होने लगती है तो उसे हम पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कहते हैं. अब मैं बताऊं अगर यहाँ पर रीज़न, तो मैंने यहाँ पर आपको 2 रीजंस बताए थे, डिक्रीज डेथ रेट एंड इंक्रीज बर्थ रेट एंड लॉन्गेटिविटी. तो इन दोनों रीजंस की वजह से आपका पॉपुलेशन एक्सप्लोजन देखने को मिलता है. अब आपको थोड़ा सा आप इससे एक्सप्लेन कर सकते हो कि लास्ट 50 ईयर्स में डेथ रेट में कमी हुई है और जिसकी वजह से डेथ रेट में कमी होने की वजह से पॉपुलेशन के जो स्पीशीज़ नंबर है वो इंक्रीज़ हो रहा है और स्पीशीज़ नंबर इंक्रीज़ होने की वजह से आपकी मेडिकल फैसिलिटी, फूड इंश्योरेंस और इमरजेंसी सिचुएशन में सर्विसेज सप्लाई, ये सारी चीज़ें भी डिक्रीज़ हो रही हैं क्योंकि अभी हमारे टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप नहीं हुई है. तो इस वजह से ये दोनों जो रीजंस हैं ये क्या करते हैं, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन में अपना 110% कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं. ठीक है, क्लियर हुआ? तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के रीजंस 2, अगर आपसे कोई भी पूछ रहा है तो आपको यही 2 रीजंस बताने हैं. रेस्ट ऑफ द रीजंस कुड बी ऑल्सो द पार्ट, बट मेरे हिसाब से ये 2 रीजंस सबसे इम्पॉर्टेंट है तो आपको ये इंक्लूड करने ही है आपके आंसर में. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 जो दिया है, इज यूज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव जस्टिफाइड, गिव रीजंस. सो आपको ये बताना है कि कॉन्ट्रासेप्टिव का जो यूसेज है वो जस्टिफाइड है या नहीं, इसके लिए आपको रीजंस देना है. तो रीजंस में आप क्या क्या रीजंस बता सकते हो? यस, यूज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव इज फुली जस्टिफाइड. ह्यूमन पॉपुलेशन इंक्रीजेज टेंडरमसली, देयरफॉर टू रेगुलेट द पॉपुलेशन ग्रोथ इट्स नेसेसरी टू डिमांड ऑफ प्रेजेंट टाइम. मतलब ये प्रेजेंट टाइम की बहुत ही इंपॉर्टेंट डिमांड है. तो इस चीज़ में क्या है कि वेरियस कॉन्ट्रासेप्टिव यूसेज रिड्यूसेस द अनवांटेड योर एडवांटेड फैमिली एंड ब्रिंगिंग डाउन द पॉपुलेशन ग्रोथ. ठीक है, जिससे कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन भी कम हो रहा है. तो ये था कि येस इट इज़ जस्टिफाइड. इस चीज़ को आप अपने हिसाब से और भी एक्यूमुलेट कर सकते हो. एंड क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो है, रिमूवल ऑफ गोनोड्स कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज रिप्रोडक्टिव योर रिप्रोडक्टिव कॉन्ट्रासेप्टिव ऑप्शन. तो आपको ये बताना है कि आपकी बॉडी में जो गोनाड्स होते हैं उनका रिमूवल एक क्या है कि कॉन्ट्रासेप्टिव ऑप्शन नहीं कंसीडर किया जाता है. क्यों? क्योंकि बेसिकली कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस जो होते हैं वो क्या करते हैं कि अनवांटेड प्रेगनेंसीज और एसटीडीज को प्रिवेंट करते हैं. और अगर गोनाड्स को रिमूव कर दिया जाता है तो ये क्या कॉज करता है, अनफर्टिलिटी. तो इस वजह से क्या होगा कि अनफर्टिलिटी, इस पार्ट का रिमूवल की वजह से नॉर्मल फंक्शनिंग भी इफेक्ट होगी. तो ऐसा अगर कोई प्रोसेस है, हमें पता है कि कॉन्ट्रासेप्टिव प्रोसेसेस का मैंने जो आपको बताया था कि एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव क्या होता है, उसमें मैंने एक पॉइंट इंक्लूड किया था कि ये किसी भी पर्सन के डिज़ायर को अफेक्ट नहीं करना चाहिए. डिज़ायर यानी कि किसी भी पर्सन की, अगर हम शॉर्ट फॉर्म में कहें तो नीड्स को अफेक्ट नहीं करना चाहिए. यहाँ पर क्या है कि गोनाड्स आपकी बॉडी के एक पार्ट हैं, अगर हम उन्हें रिमूव कर दे रहे हैं तो पर्सन का एक नॉर्मल फंक्शनिंग वॉइड हो जा रहा है. क्या हो रहा है कि वो डैमेज हो जा रहा है. तो ऐसे कोई भी चीज़ जो बॉडी की नॉर्मल फंक्शनिंग डैमेज करती है उसे हम कॉन्ट्रासेप्टिव नहीं इंक्लूड करते. इस वजह से रिमूवल ऑफ गोनाड्स आपका कॉन्ट्रासेप्टिव ऑप्शंस में नहीं इंक्लूड किया जाता है. क्वेश्चन नंबर 8 जो दिया है, दैट इज गाइस कि एमिनोसेंटिस फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन इज बैन्ड इन आवर कंट्री, इज बैन्ड नेसेसरी कमेंट डाउन. तो मैंने एमिनोसेंटिस के बारे में आपको एक्सप्लेन किया था कि एमिनोसेंटिस क्या होता है. बेसिकली अगर मैं फिर से बताऊं तो एमिनोसेंटिस एक प्रोसीजर होता है जिससे हम क्या करते हैं कि जेनेटिक डिफेक्ट डेवलपिंग एम्ब्रायो में डिटेक्ट करते हैं. बट अब क्या है कि इस चीज़ को हम यूज़ करने लगे हैं एज अ नेगेटिव ऑप्शन. नेगेटिव ऑप्शन कैसे यूज़ करने लगे हैं? अब हम इस एमिनोसेंटिस को यूज़ करते हैं किस चीज़ के लिए? सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए, फीटस के सेक्स को डिटरमाइन करने के लिए. तो जब ये सेक्स डिटर्मिनेशन हो जाता है तो जिससे हमारा क्या है कि अब इस एमिनोसेंटिस से हमने फीटस का सेक्स डिटरमाइन कर लिया है. अभी भी हमारी कंट्री में क्या है कि बॉय चाइल्ड की डिमांड ज़्यादा है, तो उस वजह से फीमेल चाइल्ड की डेथ रेट काफ़ी इंक्रीज हो गई है, जिसे हम फीमेल फीटिसाइड कहते हैं. तो इस कंडीशन को अवॉइड करने के लिए हमारे कंट्री में एमिनोसेंटिस को
क्या किया गया है, बैन कर दिया गया है। फॉर अ सेक कि ये बैन बहुत नेसेसरी है, क्योंकि इससे हमारी कंट्री की फीमेल फीटिसाइड जो है उससे जो परसेंटेज उसकी डेथ रेट में इंक्रीज हो रहा था, दैट इज योर फीमेल फीटिसाइड, उसको अवॉइड करने के लिए ये प्रोसेस का बैन होना बहुत ज़रूरी था। तो इसलिए इसे आप पॉजिटिव सेंस में इस आंसर लिखोगे। क्वेश्चन नंबर 9 जो दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है, सजेस्ट सम मेथड टू असिस्ट इनफर्टाइल कपल्स टू हैव चिल्ड्रन। यहाँ पर आपको किस चीज़ के बारे में बात करनी है, लेट मी टेल यू वंस अगेन, वी हैव टू टॉक अबाउट आर्ट्स हियर, दैट इज असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज या टेक्निक्स। तो जो भी इनफर्टिलिटी पहले आप एक्सप्लेन कर देना, तो विच इज दैट इनएबिलिटी ऑफ अ कपल टू हैव अ बेबी। तो इसमें बहुत सारी एबनॉर्मलिटी होती है, दोनों ही कंडीशन में ये एबनॉर्मलिटी देखने को मिल सकती है, फीमेल में भी एंड योर मेल्स ऑल्सो। तो हम ये नहीं कहेंगे कि मेल एंड फीमेल में से सिर्फ फीमेल इसका रिस्पॉन्सिबल होती है, क्योंकि मेल में भी ऐसे कंडीशंस आती हैं जब वो आर्ट्स की रीज़न अवॉइड करती है या फिर वो आर्ट्स के लिए एक कपल को प्रमोट करती है। पहला आपको सबसे पहला जो मैं बताऊंगी वो है, आपको आईवीएफ के बारे में लिखना है इसमें, क्योंकि ये मोस्ट यूजेज टेक्निक है, और या फिर आप इसको टेस्ट ट्यूब बेबी भी बोलते हो। तो नॉर्मल में हम इसे टेस्ट ट्यूब बेबी बोलते हैं, बट जो हाईली एडवांस्ड पीपल या फिर कपल होते हैं वो इसे आईवीएफ भी प्रेफर करते हैं। नेक्स्टली आपको इसको पूरा एक्सप्लेन करना होता है कि इसमें आपका एग को बाहर लेबोरेटरी में फर्टिलाइज करवाया जाता है, देन जाइगोट को आपका यूट्रस में इम्प्लांट किया जाता है। तो ये पूरा प्रोसीजर आपको लिखना है। इसके बाद मैंने एक और टर्मिनोलॉजी इसके बारे में बताया था जो कि यहाँ पर दी हुई है, गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। आप गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर इसके बारे में भी लिख सकते हो। आप लिख सकते हो इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ICS/SI के बारे में, ठीक है। अब मैं बताती हूँ कि आपको इसमें आंसर कैसा लिखना है। इसमें मैंने कई सारे आपको प्रोसीजर्स बताए थे जो कि मेल एंड फीमेल दोनों के लिए थे, ठीक है। तो ये फीमेल वाला है और ये मेल वाला है, तो मैं आपको ये प्रेफर करने को कहूँगी कि राइट वन ऑफ मेल एंड वन ऑफ फीमेल एंड देन मेल एंड फीमेल। मतलब यहाँ पर आप फीमेल वाले में IVF लिख सकते हो, ठीक है, एंड जिफ्ट के बारे में लिख सकते हो। ये दो फीमेल का हो गया। सेकंड वाले में इसमें आप क्या लिख सकते हो, SIS यानी कि इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, और उसके बाद दूसरा है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्या करना कि 2 फीमेल के आर्ट्स लिख देना एंड 2 मेल्स के। तो इस वजह से आप ये एक्सप्लेन कर दोगे कि मेल एंड फीमेल दोनों के चांसेस होते हैं कि वो इनफर्टिलिटी कॉज करें, ठीक है। तो आप दोनों ही पॉइंट्स को इसमें इंक्लूड करना। अब हम बढ़ते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ, एंड दैट इज व्हाट आर द मेजर वन हैज टू टेक प्रिवेंशन फ्रॉम STD। तो व्हाट यहाँ पर पूछा गया है कि ये मेजर्स क्या हो सकते हैं जो कि हम STD के प्रिवेंशन के लिए ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर आपको स्पेसिफिकली कुछ पॉइंट्स बताए थे पहले भी, मैं फिर से बता रही हूँ। पहला पॉइंट था कि मल्टीपल पार्टनर्स, ठीक है, मल्टीपल पार्टनर्स हमें अवॉइड करने चाहिए, ये मैंने बता के रखा था, अवॉइड करने चाहिए। और आपको अननोन पर्सन भी अवॉइड करना चाहिए। दूसरी चीज अननोन पर्सन, ठीक है। ये 2 बहुत बड़े रीजन है जिसकी वजह से STDs आजकल फैलते हैं। इसके अलावा जो आप पॉइंट्स इंक्लूड कर सकते हो, STD आपके ट्रांसफर होते हैं बेसिकली मेडिकल इक्विपमेंट से। किससे? मेडिकल इक्विपमेंट से। मेडिकल इक्विपमेंट क्या है? सिरिंजेस हो गए आपके, एंड ड्यूरिंग योर सर्जरीज द इक्विपमेंट, द सीजर एंड द निडल थ्रेड दैट आर यूज्ड, तो उनसे भी ट्रांसफर हो सकता है। एंड हम STDs को प्रिवेंट कर सकते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स यूज करके, जैसे कि आपके हो गए योर कॉपर टी एंड योर बेसिकली द माइलिन शीट, जो शीट स्ट्रक्चर्स हम यूज करते हैं, दैट इज योर डायफ्राम्स इन फीमेल, तो हम उनको यूज करके STDs को अवॉइड कर सकते हैं। स्पेशली हमें ब्लड डोनेशन जो है, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको इंक्लूड करना है कि ब्लड डोनेट करते टाइम एंड ब्लड लेते टाइम, दोनों टाइम आपको अवेयर रहना होगा। ब्लड डोनेशन एंड आपको ब्लड डोनेशन में जो पर्सन ब्लड डोनेट कर रहा है उसकी मेडिकल हिस्ट्री पता होनी चाहिए,
क्योंकि मेडिकल हिस्ट्री से आप ये पता कर सकते हो कि वो पर्सन कभी एसटीडीज से सफ़र तो नहीं कर रहा है, क्योंकि एक पर्सन की एसटीडीज अगर दूसरे पर्सन में वाया ब्लड जाती है तो हम उसे अवॉइड नहीं कर सकते हैं। एंड आपका जो एक और यहाँ पर पॉइंट आप इंक्लूड कर सकते हो वो है मदर टू फीटस। ठीक है, मदर टू फीटस से प्लेसेंटा के थ्रू भी जा सकता है, इसलिए मदर को रेगुलर चेकअप के लिए जाना चाहिए, जिससे कि हम रेगुलर टाइम रहते ही ये बता सकें कि फीमेल जो मदर है वो कहीं एसटीडीज से सफ़र तो नहीं कर रही है, क्योंकि एसटीडीज आपके मदर से चाइल्ड में भी ट्रांसफ़र होते हैं वाया प्लेसेंटा। ठीक है, प्लेसेंटा के थ्रू ट्रांसफर हो जाता है। तो इस चीज़ को, ये सारे पॉइंट्स आप इसमें बताओगे, मेजर्स हैं ये सारे कि आप एसटीडीज कैसे कंट्रोल कर सकते हो या प्रिवेंट कर सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज सेक्शन ऑफ वीडियो चिल्ड्रन। इफ यू लाइक द वीडियो, हिट द लाइक बटन, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड वील बी सून मीटिंग इन नेक्स्ट सेक्शन ऑफ वीडियो, जो कि एक नया चैप्टर होगा। सब्जेक्ट कैन बी योर either biology or chemistry. So comment down which subject you want to continue with another video. So that's all. See you. Take care.